हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज का टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस। आप नई गाड़ी लेने जाते हैं या फिर आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करना चाहते हैं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है मेरे से इस व्लॉग में मैं आपको उस बारे में शेयर करूंगा। पहले तो ये है कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स का होता है। देखो, कार इंश्योरेंस जो होता है वो यूजुअली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है थर्ड पार्टी और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। हम एड-ऑन्स जो होते हैं वो सारे कॉम्प्रिहेंसिव में आते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि थर्ड पार्टी क्या होता है। मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी देखो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं हिट हो जाती है, किसी और में हिट हो जाती है, तो उसका जो थर्ड पार्टी, जो मतलब आप नहीं हो जिसमें आपकी गाड़ी लगी है, उसका जो डैमेज हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करे। सिंपल सी बात है। अगर कोई ह्यूमन है तो उसका कोई इलाज का खर्चा हो गया, कोई गाड़ी है तो उसका जो टूट फूट हो गया उसका, आपकी गाड़ी का नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव में अब आप ये कहेंगे कि इलाज का खर्चा तो उसको मिल गया, जिसकी गाड़ी टूटी उसको पैसे मिल गए, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कराएं। कॉम्प्रिहेंसिव रोल प्ले करती है आपके डैमेज का, आपकी पैसेंजर्स के डैमेज का। आपके अगर कोई साथ बैठा उसको चोट लग जाए, आपको चोट लग जाए, आपकी गाड़ी, देखो जब आपकी गाड़ी किसी में लगेगी तो आपकी गाड़ी भी टूटेगी ना, तो आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए। अब देखो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जितने भी एड-ऑन्स आते हैं वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, पॉलिसी शोरूम से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इन्हीं बातों के ऊपर हम बात करेंगे। आप देखो, आप कहीं से भी पॉलिसी लेते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज होती है आईडीवी। नई गाड़ी की केस में आईडीवी एक शोरूम प्राइस होती है मेरे हिसाब से। और जो गाड़ी जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, 1 साल 2 साल 4 साल 3 साल, तो उसकी आईडीवी जो होती है वो गाड़ी के हिसाब से डेप्रिशिएट करते हैं। आपको ज़्यादा लो भी आईडीवी चूज नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा हाई भी चूज नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली एक स्लैब होता है कि जब गाड़ी अर्ली 5 ईयर्स में है तो उसकी वैल्यू जो डेप्रिसिएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली आईडीवी से हर साल 10% डेप्रिशिएट होगी, और उसके बाद 5% ईच ईयर। तो ये कैलकुलेशन देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगर ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से या फिर आप शोरूम से भी ले रहे हैं, तो आपकी आईडीवी उसी हिसाब से डेप्रिशिएटेड है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि प्रीमियम ज़्यादा के चक्कर में वो आपको आईडीवी बढ़ा के दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्लेम लेने में फिर दिक्कत आएगी। और ऐसा भी होता है कई बार कि आपको प्रीमियम कहते हैं कि हमारा कम है, और उस पर एक्चुअल में पॉलिसी में आईडीवी भी कम होती है। तो आईडीवी, एक तो आपको आईडीवी देखनी है, दूसरा ऐसी 2 चीज़ें हैं एड-ऑन्स में जो मेरे हिसाब से आपको लेनी ही लेनी चाहिए जब तक आपको मिले। एक तो है जीरो डेप्थ। जीरो डेप्थ ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं हिट होती है तो इतनी आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, उस हिसाब से वो कुछ पार्ट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो भी चेंज होने वो पार्ट्स उस पर। तो कॉम्प्रिहेंसिव में जैसे मान लो आपकी फर्स्ट ईयर में जब आपने गाड़ी ली उस टाइम हिट हो गई, तो वो शायद मेरे ख्याल से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर देन 15%, 20%, या कुछ प्लास्टिक पार्ट्स पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मेटल पे कम करते हैं। तो ये जीरो डेप्रिसिएशन जो होता है, जैसे इसका नाम है, जितने भी पार्ट्स का ये डेप्रिसिएशन जो होता है ये उस पर चार्ज नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि आपको फाइल चार्ज देना है, और आपका जितना भी क्लेम बना है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। एक तो बात हो गई ये जीरो डेप्रिसिएशन की। और उसके बाद दूसरा आ गया पैसेंजर कवर। अगर आपकी फैमिली आपके साथ ट्रैवल करती है नॉर्मली, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चार्जेस नहीं होते इसके। मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मेरे कितने इंश्योरेंस में कितने किसी चीज़ के चार्जेस लगे हुए हैं। तो पैसेंजर कवर में ये होता है कि आपके साथ साथ जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है उसके भी अगर कुछ चोट वोट लगती है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके भी चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अब देखो, ये दोनों चीज़ें तो मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए जब तक मिले, क्योंकि जीरो डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से कई कंपनी 7 साल तक देती हैं, कहीं 5 साल तक देती हैं। तो जब तक आपको मिले ये दोनों चीज़ें तो मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए। अब आ जाती है बात अदर एड-ऑन्स की जिसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। एक आता है कंज्यूमेबल्स में क्या होता है कि आपको जितने भी रबर पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं,
कंज्यूमेबल्स में क्या होता है, जितने भी आपके रबर पार्ट्स होते हैं, नट बोल्ट्स होते हैं, ये आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखो मेरे हिसाब से आप उसको स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कितनी अगर वैसे तो रोज़ रोज़ एक्सीडेंट होता नहीं रहता, और लेना चाहो तो ले भी सकते हो, कोई 100-150 रुपये लगते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं लगते हैं। इसके होता क्या है कि जितने भी रबर पार्ट्स होते हैं वो इसमें कवर होते हैं एक्सीडेंट के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि जो वेयर एंड टेयर पे रबर पार्ट्स कट जाएंगे, घिस जाएंगे, वो भी कवर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो एक्सीडेंट के टाइम्स पे नट बोल्ट्स होते हैं, रबर पार्ट्स होते हैं, ऑयल लीकेजेस वगैरह होती हैं, ये उसमें ये वो कवर करता है सिर्फ। ले सकते हो, कोई नंबर बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब अगला आ जाता है इंजन प्रोटेक्ट। इंजन प्रोटेक्ट होता है कि आपके इंजन में अगर कोई भी इशू हो जाता है एक्सीडेंट के टाइम पे, या वैसे भी आप अगर थोड़े केयरलेस है, सर्विस टाइम पे नहीं कराते और इंजन ऑयल ख़त्म हो गया और उसकी वजह से आपका इंजन सीज हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये उस चीज़ पे वो इंश्योर करते हैं। तो पहले देखो 3 साल तो कंपनी की वारंटी है गाड़ी की, एक्सटेंडेड वारंटी भी हो जाती है 5 साल की। एक्सटेंडेड वारंटी आपको तभी मिलती है जब आप सारी चीज़ें जो भी हैं वो कंपनी से कराएं, सर्विसेज भी और सब कुछ। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी बाहर से भी ठीक होनी है, बाहर की कॉस्ट कम आती है, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी मत लीजिए। और इंजन प्रोटेक्ट की हम बात कर रहे थे तो उसमें यह था कि 3 साल तो कंपनी से कवर होके आता है, और उसके बाद जब आपका 3 साल की वारंटी खत्म हो जाए और आपको इंजन प्रोटेक्ट की वारंटी लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। उससे पहले मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा आपका डिपेंड ये भी करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आपके एरिया में फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, पानी भरता रहता है और आपको पानी में गाड़ी ले जानी पड़ती है, तो भी आप इसकी इंजन प्रोटेक्ट की वारंटी ले सकते हैं। और इसके बाद आता है RSA मतलब रोड साइड असिस्टेंस। अगर आप ट्रैवल करते हैं और आप की गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, जैसे टायर पंचर वगैरह ज़्यादा होते हैं, या आप कुछ गाड़ी बैटरी वीक हो गई है, कुछ भी, तो आप इसको RSA भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी ना काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये सिर्फ इतना ही होता है कि आपको नियरेस्ट वर्कशॉप पे भेज दें वो भी कुछ सिटीज़ के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली क्या करते हैं कि RSA आपको दे दिया और दिल्ली के अंदर ही आपको सिर्फ RSA देंगे, बाहर नहीं देंगे। तो आप उसकी प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ेगी, कहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। तो तीसरा ये हो गया। चौथा हो गया कि रिटर्न टू इनवॉइस। अब रिटर्न टू इनवॉइस होता है, इसका आपका बेनिफिट हो सकता है काफ़ी बार। सिर्फ आपकी गाड़ी जब टोटल लॉस हो जाए, टोटल लॉस का मतलब कि उसका कुछ हो नहीं सकता, जो उसका रिपेयर कॉस्ट जो है वो IDV से 75% से ज़्यादा है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, डैमेज ज़्यादा हो जाए, चोरी हो जाए। टोटल लॉस का मतलब तो यही होता है। तो इस केस में आपकी जो इनवॉइस की बिलिंग अमाउंट होगी, जब आपने गाड़ी ली होगी, तो आपको क्लेम उस अमाउंट पे मिलेगा, उस अमाउंट का मिलेगा। जैसे आपकी गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू मान लो 9 लाख है और आपकी IDV 8 लाख है, या 6.5 लाख है, या 7 लाख, जो भी है। अगर आपने RTI ले रखा तो आपको 9 लाख रुपए क्लेम मिलेगा। तो RTI का बेनिफिट आपको हो सकता है जब आपकी गाड़ी टोटल लॉस या फिर चोरी हो जाए, ऐसा कुछ। अब आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है तो जरूर लीजिए, पहले 2-3 साल तो एटलीस्ट लीजिए। और अगर आपकी गाड़ी, आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और कहीं भी पार्क कर देते हैं तो भी ज़रूर लीजिए। और अगर आपकी गाड़ी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में चलती है, सुबह जाती है और शाम को घर वापस आ जाती है और अंदर गेटेड पार्किंग में खड़ी होती है, तो मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद जो बचता है वो 2-3 छोटे बचते हैं, जैसे कि की रिप्लेसमेंट, टायर सिक्योर और लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गया। मेरे हिसाब से तो यही तीनों चारों, एक आधा कोई और छोटा मोटा होगा, ये बचता है। तो ये आपके टोटली आपके डिपेंड करता है कि आप ले या ना ले। ना भी लेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरा देखो, अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर आपकी गाड़ी नई है और आप नई गाड़ी में क्या होता है, 3 साल का जो थर्ड पार्टी होता है ना इंश्योरेंस, वो आपसे नई गाड़ी के टाइम पे ले लेते हैं। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स जो होते हैं आपके, नेक्स्ट मतलब 2 सब्सिडिंग ईयर्स जो होते हैं आपके, उसमें आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप पहले ही पे कर चुके होते हो और आपकी गाड़ी भी नहीं होती है। तो आप उस केस में 2-3
4 छोटे छोटे एड-ऑन्स जो आपको लगते हैं कि आपको शायद काम आएंगे, जैसे RSA हो गया और RTI हो गया और ज़ीरो डेप्ट और पैसेंजर कवर तो है ही, तो ये आप ले लो। और क्योंकि आपका थोड़ा प्रीमियम भी कम आएगा और आपके पॉकेट पे इतना इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। और जब 3 साल हो जाते हैं आपके, तो आप उसके बाद ज़ीरो डेप्ट ले लेंगे और पैसेंजर कवर ले लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में, तो मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है। तो गाइस, ये था छोटा सा इंश्योरेंस के बारे में डिटेल। आपको लेना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहिए या थर्ड पार्टी लेना चाहिए, और एड-ऑन्स में क्या क्या लेना चाहिए। मेरे को लगता है मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। लास्ट में आपको ये इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए या शोरूम से लेना चाहिए, चाहे आप नई गाड़ी लें चाहे आप रिन्यू करें, तो भी देखो आजकल तो सबसे आसान तरीका है कि आप ऑनलाइन जाओ, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डालो और अपना कोड चेक करो कि आपको क्या आ रहा है। कंपनी भी बट ऑफिस देखना है आपने कि उसकी सेटलमेंट रेशियो कितनी है, वो भी मैटर करती है। तो जब आप नई गाड़ी लेते हो, तो जैसे मैं अपनी केस में बताऊं, तो मुझे बताया था उन्होंने कि 52 से 55 हज़ार का इंश्योरेंस है, जिसमें आप सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो। क्योंकि नई गाड़ी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 साल में RTI भी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे इंजन प्रोटेक्ट था, वो अलग से बाइफरकेट नहीं हो रहा था, वो क्लब होके आ रहा था किसी पैकेज के अंदर, और 100, 200, 300 फालतू लग रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नई गाड़ी है। तो जब आप शोरूम से लेते हो, तो मुझे उन्होंने बताया कि 52 से 55 हज़ार का है। मैंने ऑनलाइन चेक किया टाटा AIG का, तो मुझे 35 हज़ार या 36 हज़ार का पड़ रहा था। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है इसमें। तो मैंने बार्गेनिंग उनसे, शोरूम वालों से ये कही, जब मुझे आप टाटा AIG वाले दे सकते हैं सेम चीज़ें, सब कुछ सेम दे रहे हैं, और आप इतना कॉस्टली दे रहे हो, तो जब वो दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे सेम इंश्योरेंस शोरूम से ही दे दिया, सेम चीज़ होगा, सेम ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बार्गेनिंग तो आपको करनी पड़ेगी, और यही आप देखो कि आपके पैसे कहाँ बच सकते हैं। विद द फैक्ट दैट जिसके आप इंश्योरेंस लें वो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, और ये भी आप थोड़ा ध्यान जरूर रखें कि उसकी जो कैशलेस सेटलमेंट आउटलेट्स हैं वो कितने हैं। अगर आपकी वो फुलफिलमेंट करते हैं, आपकी सिटी में ज़्यादा हैं, बाहर भी हैं, रिनाउंड ब्रांड है, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है, तो आप कहीं से भी ले लो, जहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा है वहाँ से ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको ये तो पता लग गया कि थर्ड पार्टी क्या होता है और कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। गाइस, लीगैलिटीज़ भी आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी हर बात पे क्लेम दे देंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, और अगर जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी उसके पास लाइसेंस ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लीगैलिटीज़ होती हैं, और डिपेंड करता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं आपके क्लेम के ऊपर। टिंटेड ग्लासेस हो गए, ओवर स्पीडिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंश्योरेंस आपको कहाँ से लेना चाहिए, आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या उसमें एड-ऑन्स होते हैं और क्या आपको काम के हैं क्या नहीं है, वो आप अपने हिसाब से सोचो, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लीजिए। और आज की इन्फॉर्मेशन यही थी गाइस, कि आपको इंश्योरेंस में क्या क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।